कैमरा खुलता है और जिस प्रॉपर्टी में आप सौरभ सर को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ मैं बैठी दिख जाती हूँ। तो माफ़ी चाहूँगी कि आप सौरभ सर को एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैं यहाँ पर हूँ। बस उनका ये कहना है कि जिस समय मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ और तुम लोगों का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो बीड़ा उठाओ और मैनेज करो उस चीज़ को। तो आज मैं यहाँ पे हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लालन टॉप का नया शो आरवम। हमारी गेस्ट को आप जानते हैं, पिछले एपिसोड्स देख चुके हैं। हाय सौरभ नहीं है, मैं हूँ, तो ठीक है। हाउ आर यू मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? यस, तो ये काफ़ी बड़ा टीम है ललन टॉप की। आई हैवंट मेट एवरीवन, तो इस बार एटलीस्ट आई एम गेटिंग टू मीट आस्था, वो अच्छा हुआ। आस्था, आपको पता होगा, आपने देखा हमारे शूट्स? देखा, मैं वहाँ बैठ के देखती थी। तो आपको पता है मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, मेरा जो हिंदी है उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सौरभ हमेशा कवर कर रहा है मेरे लिए कि जो भी गलती करूँ। बिटवीन यू एंड मी आप मुझसे ज़्यादा फ्लुएंट हो हिंदी में। मैं भाग जाती हूँ, दौड़ जाती हूँ, लोगों को मुझे टोकना पड़ता है। अरे पहले एपिसोड में मेरा फर्स्ट सेंटेंस ही गलत थी। मेरी फर्स्ट सेंटेंस गलत थी। मैं जब भी मतलब ये जब कॉन्सेप्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया था बिफोर इट गॉट पब्लिश्ड, देखो ये अभी हो गया। ये होता है मेरे साथ कि मैं सोचती हूँ बहुत कॉन्शियसली कि मैं हिंदी में बात करूँगी और अंग्रेजी ऐसे इट ऊजेस आउट। तो क्या हुआ कि मैं बैठ रही थी जब शूट भी हो रहा था। मुझे आपसे ये जानना था अक्षता, जब ये फर्स्ट टाइम आपके सामने ये कॉन्सेप्ट सौरभ सर लेकर आए, आपको प्रेजेंट किया, व्हाट वाज इट? क्या था ऐसा जिसने दैट मेड यू सेड यस कि यार मैं करूँगी एंड इसके बारे में बात होनी चाहिए? आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी? देखो, ये मैं पहले भी बोल रही थी कि ये पूरा जो आइडिया था ये सौरभ की आइडिया थे। और जब हम बात किया, शायद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में था, जब मैं सौरभ से मिली थी और मैं बोल रही थी मैं साउथ से हूँ और सौरभ बोल रहा था कि हमेशा से मेरे को साउथ पे शो करना था। तो ऐसे ही मतलब इस पे आ गया कि हाँ शो कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो सौरभ बोल दिया हाँ हिंदी में क्या, इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं ललन टॉप पे ये वो। तो मैंने बोल दिया ठीक है, लेकिन मेरे हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो उसने बोल दिया कि देखो उसने बोल दिया कि देखो हाँ ठीक है, मैं हिंदी मैनेज कर लूँगा, आप बस ज्ञान दे दो। तो वही प्रेमिस था। और उसके बाद ये तो मतलब 5 महीने पहले था। उसके बाद डिले हुआ। फाइनली सौरभ ने बोल दिया देखो ऐसे प्लान करेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसे फटाफट एक एपिसोड डाल दो। ऐसे ही फर्स्ट एपिसोड हो गया कि एक दिन में कुछ फाइनलाइज कर लिया और एंड दैट्स टिपिकल सौरभ ना, ललन टॉप में ऐसे ही करते हैं, स्पॉन्टेनियस। मेरा आई वाज़न्ट इवन एबल टू क्लिक। मैं एडमिट कर रही हूँ कैसे थोड़े goof ups हो रहे हैं मुझसे। नहीं, आस्था को कब पता चला? 2 घंटे पहले? सवा घंटा पहले। अच्छा, 1 hour 15 minutes। ओके ठीक है। और उतने में टाइमर लगा दिया। हाँ, तो मुझे करना बहुत ज़्यादा पेपर आ गया 1.5 hours में। मेरा कम है, मैं तो मतलब 3 दिन से प्रिपेयर कर रही हूँ। पर आपको ऑलरेडी पता है, ये आपके पास एडवांटेज है ना। इसमें से कुछ चीज़ें मुझे पता है। हाँ। कुछ चीज़ों के बारे में आप मुझे हेल्प करने वाले हो आज के एपिसोड में, ऐसा होने वाला है। तो अभी तो आई कुड अंडरस्टैंड। weren't you scared जब सौरभ सर ने कहा था कि इसके बारे में बात करेंगे? देखो, हिंदी से डर लगता है मेरे को हिंदी में बात करने में, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा मेरे लिए। लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट एपिसोड आया था मैं बहुत नर्वस थी और फिर मैंने कमेंट्स देख लिया और बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू टू एवरीवन, क्योंकि सब ने बोल दिया कि हिंदी अच्छा है, ऐसा है, डिफरेंट है। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अभी फील हो रहा है। तो हिंदी आप शुरू से जानते थे या जब आप? एक्चुअली ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ना जब मैं तो पूरे स्कूलिंग सब चेन्नई में कर लिया था ना, और चेन्नई में ये पूरा माहौल है कि एंटी हिंदी है, ये है वो है, ये सब बोलते हैं ना। एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी, मेरे सेकेंड लैंग्वेज हिंदी था, तो मैंने 10 साल के लिए हिंदी पढ़ी थी और फिर भी बात नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है ना स्कूल जैसा, मतलब ये ऐसे जब दे दो, ये दे दो, आंसर दे दो, बस कबीर के दोहे बोलो बस। तो वही किया मैंने, तो इसकी वजह से बात करने में थोड़ा सा भी फ्लुएंसी नहीं था। फिर मैं जब यहाँ पे आई थी, करना तो पड़ा, और ऐसे हो गया कि सेम चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की थी। बिकॉज 10 तो नहीं बट 6 या 7 साल संस्कृत पढ़ी है मैंने। अच्छा। स्कोर्ड गुड, हमेशा नंबर अच्छे आए, समझ भी आती थी, सब्जेक्ट के लिए बहुत, उस लैंग्वेज के लिए बहुत प्यार था। हाँ। पर लेकिन बात करने में जीरो। बात करने की बात नहीं भाई, नहीं। हमारे हिंदी टीचर बात करती थी क्लास में हिंदी में, लेकिन हम सब इंग्लिश में, तमिल में, जैसे भी आंसर करना है आंसर करेंगे बस। और मेरा ये 10 साल के लिए फिर भी कुछ फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं फायदा है, मैं समझ पा रही हूँ। प्लीज यू जस्ट बीइंग हम्बल राइट नाउ। ऐसा नहीं है, पर
मेरा भी ये मानना है, मैं मानती हूँ ऐसा कि अनलेस आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, लैंग्वेज स्पेशली, आप एटलीस्ट बात करने में तो उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। फ्लुएंट होने में तो मुझे लगता है प्रैक्टिस है। अच्छा, वैसे तो मेरे को एक रिमाइंडर मिला है कि सौरभ लास्ट एपिसोड में बोला था कि एक तमिल बुक मांगा था मेरे से टू लर्न तमिल, वो मैं लेकर आई थी आज, और फिर सौरभ नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अभी सौरभ से पूछिए कि क्या हुआ क्योंकि लास्ट एपिसोड में बोल दिया कहाँ है, और मेरे को पूरा एक्सपोज किया। इस बार सौरभ नहीं है, मैंने बुक लेकर आई हूँ, तो नेक्स्ट वीक देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक आप सब देखेंगे। तो मेरा ना हमेशा से एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है मेरा, जब हम 4 लैंग्वेजेस की बात करते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की, देयर इज मलयालम, देयर इज तमिल, कन्नड़ा एंड तेलुगु। अब मुझे ये है कि तो जब ल की बात आती है ना, नहीं, हाँ, तो हम मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मलयालम भी ऐसे बोल रहे हो। हाँ, तो मलयालम होता है या मलयालम होता है? सिंपल है, सिंपल चीज़ है। जैसे आप इंग्लिश में बोलोगे मलयालम, मलयालम। मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ा है। तमिल से बात करोगे तो तमिल बोल सकते हो, तमिल बोल तमिल, सकते हो। हाँ, जिसमें क्योंकि ल आप आता है। अगर आप देखोगे तमिल में कैसे लिखते हैं, ऐसे एक सेकेंड में दिखाती हूँ आपको कि कैसे तमिल लिखते हैं। तो कैमरा देख सकते हैं क्या? आप दिखा देना ना। अच्छा, तमिल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जब ये आता है, ये र है, ये कैसे लिखेंगे हिंदी में? आप डाल देंगे ना, र आपने बोल दिया है, व्यूअर्स समझ र रहे हैं। है, ये र है। र, हाँ, ये र होता ये है, र और है, आपने मात्रा लगा दिया आगे। हाँ, 100 मार्क्स, ठीक है। तो अगर तमिल में लिखेंगे तो तमिल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर तमिल भी बोल दोगे किसी को मतलब कुछ ऑफेंस नहीं। जैसे अगर आप कन्नड़ बोल देंगे तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है लोग के लिए, वैसा नहीं होता है कभी भी। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन तमिल भी बोल सकते हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मलयालम है, तेलुगु है। आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हाँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं केरला में, मैंने लास्ट एपिसोड भी बोल दिया, कोजी कोड नहीं है, कोरी कोड है। कोड़ीकोड कोरी कोड है। अच्छा। आलपुजा नहीं है, आलपुरा है। पूरा है। अच्छा, तो- ZH जब आता है, हाँ, अच्छा, तो ओके। उससे चेंज हो जाता है बस, तो वही है। लेकिन तमिल भी बोल सकते आपके प्रीवियस इंटरेक्शन से ही मुझे पता लगा, क्योंकि हम बहुत श्योरिटी में वो एंड में ए लगाना भूल जाते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, बिकॉज कन्नड़। कहीं हाँ। से ना मेरे को रामा, पता नहीं कृष्णा। कि वो हाँ वो शायद मतलब हिंदी में ऐसे हाँ, कर्नाटक, कॉन्शियसली, केरल, हाँ, ऐसा, बट हाँ। आपने करेक्ट किया कि हाँ, कर्नाटका कि है, अगर आप कन्नड़ा वहाँ पे है। स्पेशली जा रहे हो, प्लीज केरला, कर्नाटका, कन्नड़ बोल दीजिए। कन्नड़ा कन्नड़ा है ना? सी क्या हो रहा है? सो अभी जो हॉट न्यूज़ चल रही है साउथ में, इट इज़ अबाउट द नटराज टेम्पल, चिदम्बरम नटराज मंदिर के बारे में चल रही है। तमिलनाडु में, हाँ। अक्षता, मैंने ना पर्सनली बहुत पढ़ा इसके बारे में, एक्सटेंसिवली पढ़ा, और जब दीक्षितरों की बात आती है, जैसे जो एक कम्युनिटी है, आई थिंक शैव हैं, शैवाइट्स हैं वो लोग, और वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए, पहले तो मतलब जो भी पूरा इश्यू है, जो न्यूज़ है, वो पहले हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये एक बहुत फेमस टेम्पल है तमिलनाडु में, चिदम्बरम टेम्पल बोलते हैं। चिदम्बरम में है, चेन्नई से पास है, मतलब चेन्नई से मतलब आप ड्राइव कर सकते हो चिदम्बरम तक। यहाँ पे सबसे फेमस टेम्पल है चिदम्बरम नटराजा टेम्पल। यहाँ पे क्या अलग है कि जो शिवा है वहाँ पे, यूजुअली अगर आप शिव मंदिर में जाते हो शिवलिंग होगा, यहाँ पे एक नटराजा है। नटराजा यहाँ पे भी मतलब बहुत फेमस है ना, नटराज मतलब जो तांडव कर रहा है, शिव कर रहा है, तो वही है एक सिल्वर वाला नटराजा, वही मेन हाईलाइट है चिदम्बरम नटराजा टेम्पल में। देखो, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है कि जो मंदिर है स्टेट में कौन कंट्रोल करता है। तमिलनाडु में अगर आप देखोगे, एक HRNCE डिपार्टमेंट है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट 40,000 टेम्पल्स को कंट्रोल करता है। 40,000, 40,000 सही है ना? 40,000, हाँ, 40,000। 40,000 टेम्पल्स उनके मतलब कंट्रोल में है। ये ब्रिटिश इरा से ऐसा है, मतलब अमेंडमेंट्स हुआ है वैसे वैसे, लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कैंपेन भी हुआ है, फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स बोलकर। बोलते हैं कि क्यों गवर्नमेंट कंट्रोल करना है जब चर्च और मॉस्क स्टेट में कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों सिर्फ मंदिर को कंट्रोल करते हैं। इस पे दो चीज़ है, एक गवर्नमेंट बोलता है कि देखो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कास्टिज्म प्रैक्टिस हो जाता है, कुछ लोग को ये मंदिर के अंदर घुसने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरा चीज़ ये है कि भ्रष्टाचार होगा, कि जितना भी, और तमिलनाडु साउथ में
ऐसा है कि जितने भी मंदिर है बहुत ज़्यादा पैसे डोनेशंस में देते हैं, ये ज्वेलरी गोल्ड देते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो कंट्रोल और वो रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट बोलते हैं इसलिए हम कंट्रोल रखते हैं। तो इस टेम्पल में जब एक सर्वे करना था उस समय प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब ये डिपार्टमेंट गए थे वहाँ पे, ये दीक्षितर्स जो है वो प्रीस्ट है, टेम्पल का प्रीस्ट है, और ये पूरा एक कम्युनिटी है जो मतलब सालों से डेकेड से इस टेम्पल से कब के प्रीस्ट है, ये कम्युनिटी है वहाँ पे। और ये चिदम्बरम दीक्षितर्स है। दीक्षितर्स तो कई पॉकेट्स में है तमिलनाडु में, चिदम्बरम दीक्षितर्स इस मंदिर को देखते हैं। और इस मंदिर में ये दीक्षितर्स ये डिपार्टमेंट को बोल दिया कि आप अंदर हम अलाउ नहीं करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हम नहीं देंगे। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जितना भी मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ मैं करूँगी। सुप्रीम कोर्ट में आया था इस पर्टिकुलर केस, और दीक्षितर्स बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आपका कुछ ओनरशिप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये बोल दिया कि ये जो मंदिर है दीक्षितर्स का ही है। गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये एक पब्लिक टेम्पल है, पब्लिक मंदिर है, तो इसलिए हम कर सकते हैं, ये डिनोमिनेशन टेम्पल नहीं है। तो कैन आई स्टॉप यू फॉर अ सेकंड हियर? जब हम मंदिरों की बात करते हैं, आपने बोला कि ये पब्लिक टेम्पल है, तो क्या कुछ होता है जो एक्सक्लूसिवली एक कम्युनिटी ही उसमें जा सकती है, या वो कंट्रोल कर सकती है कि उसमें कौन लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखो रियलिटी ये है कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। कास्टिज्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे ना आप देखोगे इतना न्यूज़ है हिंदू मुस्लिम, तमिलनाडु में वो नहीं देखोगे। कास्टिज्म का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखोगे कि इस कास्ट से उस कास्ट फाइटिंग, ऑनर किलिंग्स बहुत होता है वहाँ पे, वैसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और ऐसे मंदिर में होता है अनफॉर्चुनेटली होता है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी इस चिदम्बरम मंदिर में भी एक कंप्लेंट आया है कि एक अनटचेबिलिटी वॉल है एक साइड में। एक हमारे मंदिर जो है बहुत ज़्यादा एंट्रेंस होगा, मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट गेट, पूरा 4 साइड में गेट्स होंगे। तो एक गेट में ये एलिगेशन है कि एक पूरा वॉल बना दिया जिसके मतलब हिसाब से अनटचेबिलिटी वॉल जैसा, लोअर कास्ट अंदर बोल नहीं रहे हैं कि उसे गिरा देना चाहिए। हाँ, ये तो बात अंदर नहीं आ सकते हैं, वैसा एलिगेशन भी है। तो वही मतलब देखो 2 साइड के आर्गुमेंट है, और हम मतलब कुछ रिजल्ट या वर्डिक्ट नहीं देने वाले हैं। लेकिन ये हो रहा है कि अभी उसके बाद जब डिपार्टमेंट को अंदर ने अलाउ किया, इस डिपार्टमेंट ने पब्लिक को बोल दिया आप लिख दो हमको और बोल दो कैसे लग रहा है, फीडबैक दे दो मंदिर के बारे में। और ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ 14,000 कंप्लेंट्स मिला है उनको अनटचेबिलिटी वो वॉल के बारे में। बोल रहे हैं कि इरेगुलरिटीज थे, करप्शन था, कि कुछ आइडल्स जो मंदिर में था वो मिसिंग है, कुछ गोल्ड डोनेशंस मिसिंग है, जो लोग डोनेशंस देते हैं उनको रिसीट्स नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली तो ये सब हाईलाइट कर रहे हैं। और अभी मंदिर बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो बोल रहे हैं लेकिन सब तो ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा है कि हर मंदिर में, जैसे ये चिदम्बरम मंदिर ले लो, कौन कंट्रोल करता है? दीक्षितर्स कंट्रोल करता है। और ये जो दीक्षितर्स है वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ना, और फैमिलीज है ना। हाँ, उस मंदिर पर मैं आपसे बताती हूँ कि मेरा कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है कि साल दर साल केसेस फाइल होते रहे हैं, लड़े गए हैं, कभी फेवर में, ऐसा लगता है कि बस अभी शायद ये मामला रैप अप हो जाएगा, कि एक वर्डिक्ट आया और वो एकदम क्लियर करके चल रहा है, पर बार बार चीज़ें उठती जा रही हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि जयशीला जो लेडी हैं, एक लेडी हैं जयशीला, जो पूजा करने गई और उन्हें गर्भगृह में जाने नहीं दिया, मना किया। एलिगेशंस ये हैं कि कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि वो दलित हैं इसलिए उन्हें मना किया गया। पर जब दूसरे ही हम एक और व्यक्ति की बात करते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, जो खुद पंडित थे, पुजारी रहे हैं इसी मंदिर में, उन्हें भी एंट्री के लिए मना किया। तो हम पुजारियों का एक सेक्ट देखते हैं जो इन लोगों को आने से रोक रहे हैं। फिर उन्हीं पुजारियों में से कुछ लोग आके कहते हैं, जो खुद दीक्षितर हैं, कि ऐसे रोका जाना गलत है, नहीं रोक सकते क्योंकि मंदिर सबके लिए है। तो और हाँ, इसीलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि उनका भी अपना स्टैंड क्या है। एट द सेम टाइम जो वर्डिक्ट्स आते रहे हैं टाइम टू टाइम, उन्हें भी रिवाइज करना पड़ा या करने की जरूरत। बहुत केओस, मतलब मैं चाहती हूँ कि क्लैरिटी मुझे मिले तो इस चीज़ के बारे में। इसलिए मैं बोल रही थी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर आप देखोगे कि क्या हो रहा है अभी उस मंदिर में, गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको 15 दिन दे रहे हैं रेस्पॉन्ड करने के लिए। देखो ये दीक्षितर्स, अगर आप देखोगे 400 दीक्षितर्स है
नियरली उतने फैमिलीज है जो कंट्रोल करते हैं इस मंदिर को। और यही प्रॉब्लम हो जाता है कि चिदम्बरम नटराजा टेम्पल में अगर आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ऐसा है कि मतलब ही सेड शी सेड जैसा बैटल हो जाएगा, क्योंकि एक साइड बोलते हैं कि हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, दीक्षितर्स बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो देख रहे हैं सब कुछ ठीक है, हमको अलाउ करने दो फंक्शन करने के लिए। और ये सब हो रहा है जब मदुरै अदीनम बोलकर, अदीनम एक मठ है मदुरै में, बहुत फेमस है। मदुरै अदीनम जो है वो अगेन एक शाइवाइट है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है वहाँ पे तमिलनाडु में। और उसने पब्लिकली बोल दिया कि गवर्नमेंट से मतलब मंदिर से क्या कनेक्शन है, आप चर्च और मॉस्क को कंट्रोल नहीं करते हो, क्यों हमको कंट्रोल करते हैं। वो सब पूरा डिबेट शुरू कर दिया, बोल दिया कि गवर्नमेंट मंदिर से पैसे ले रहे हैं और करप्शन हो रहा है, मतलब पैसे लेकर फिर ऑडिट में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो वही मैं बोल रही हूँ, इस साइड ये बोलता है, मंदिर बोलता है कि हाँ ये लोग हमारा पैसा लेकर मंदिर को नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही उनके प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये लोग पर्सनली पैसा ले रहे हैं। तो ऐसा है। देखिए तमिलनाडु में अगर 40,000 मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल में है तो आप समझ सकते हो ना कि कितना ज़्यादा बड़ा कंट्रोवर्सी है ये। और इतने मूवमेंट्स है कि फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स, कुछ बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि कास्टिज्म अभी भी है कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में। तो ऐसा है कि अभी जो स्थिति है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे बहुत सालों से थे। अभी इसलिए शुरू हो गया क्योंकि सबको लगता है, और एटलीस्ट ये दीक्षितर्स बोलते हैं कि डीएमके गवर्नमेंट आ गया तो इसलिए ज़्यादातर हम मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि तमिलनाडु में ये कंट्रोवर्सी है कि टेम्पल कंट्रोल पे। और तिरुपति देखो कौन ओन करता है। जब मैं इतने किस भव्य अमीर तिरुपति की भी बात करती हूँ, अगर मैनेज कौन करता है, मुझे वही मैं बोलने वाली थी। क्योंकि तिरुपति अगर आप देखोगे वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है इन अ वे, क्योंकि एक बोर्ड है टीटीडी बोलकर, वो तो पूरा कंट्रोल करता है। जो उसमें ना जितने भी अपॉइंटमेंट्स है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ही करता है, जगन गवर्नमेंट करता है। तो इन दैट वे वो कंट्रोल करते हैं। और जितना भी तिरुपति को पैसा मिलता है, फंड्स मिलता है, एक अमाउंट जो है तिरुपति मंदिर से गवर्नमेंट जाना है, वो कंपलसरी है। तो वैसे ही तिरुपति को मैनेज किया और उस पर कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ वहाँ पे भी बोलते हैं कि करप्शन है, ये है वो है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या पता। मैं तो ऑडिट्स करते हैं, ऑडिट्स 100%। वो तो मतलब सब ऑलमोस्ट ऑल दीज बिग टेम्पल्स ना वहाँ पे करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जैसे तिरुपति तिरुमला है, अभी गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया। एक्चुअली इसके पहले 2.5 करोड़ था जो तिरुपति गवर्नमेंट को देना था। हाँ, अभी चेंज कर दिया 50 करोड़ को। 50 करोड़ 2.5 टू 50 करोड़ पहुंच गए, क्योंकि उनको लगा कि देखो तिरुपति सेकंड रिचेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड में, इतना पैसा मिल रहा है, दे दो। मार्केट अप्रोप्रिएशन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। देखो बिजनेस जर्नलिस्ट आ गया यहाँ पे। नहीं, मैं एक सवाल मेरा इसलिए निकलता बिकॉज आपने मुझे एक्सक्लूसिविटी के बारे में बताया, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि कास्टिज्म, ये मैं जानती हूँ कि प्रेवलेंट है, पर आप बोल रहे थे कि कुछ टेम्पल्स हैं जिनको एक्सक्लूसिवली लोग मेंटेन करना चाहते हैं। अब बात आती है, जब हम दीक्षितर्स की बात करते हैं, एक माइक्रो एथनिक ग्रुप है इन साउथ, और जाहिर है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर कोई एक दीक्षितर नहीं है, तभी वो माइक्रो एथनिक ग्रुप है। मेरा सवाल ये है कि पॉपुलर ओपिनियन को ऐसे केसेस, मतलब आपने सुना होगा आप, और ऐसे केसेस शायद ये तो फोरफ्रंट में आया है जब आप छोटे थे या यू वर नॉट हियर, आपने और ऐसे केसेस सुने हो। पॉपुलर ओपिनियन क्या रहती है यूजुअली इनके बारे में, वो भी बटी होती है। जैसे आप देखो मैं सच बोलती हूँ कि जब मैं कास्टिज्म के बारे में बात करती हूँ, वो सिटी जैसे चेन्नई में जहाँ मैं थी वहाँ पे नहीं होगा, रूरल पार्ट्स में है। तो जब मैं स्टोरीज करती हूँ एज ए रिपोर्टर, उस समय तो मुलाकात होगा जब मतलब ग्रोइंग अप तो देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है इसके बारे में, ऐसा है। और जब मंदिर जाते हैं, जब मैं भी जाती थी चेन्नई में, मैंने कभी नहीं देखी कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि कास्ट तो अंदर जाते थे। वैसे तो अगर आप देखोगे, जैसे मैं तिरुपति के बारे में भी बात कर रही थी, अगर आप तिरुपति के अंदर जाना है और आप हिंदू नहीं हो, आपको वो डिक्लेरेशन साइन करना है कि आई एम अ बिलीवर ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। जगन मोहन रेड्डी का भी वो कंट्रोवर्सी निकला था, उनके अंकल बाय द वे मैनेज करता है तिरुपति टेम्पल को। और एक छोटी सी चीज़ और बता दो आप मुझे
कि HR&CE की जब हम बात करते हैं, विच इज़ द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? आपने भी बताया कि 40,000 टेम्पल्स are there साउथ इंडिया में जो मैनेज होते हैं। मुझे HR&CE के बारे में प्लीज़ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए अक्षता, बिकॉज मैं पर्सनली उतना नहीं जानती हूँ। तो देखिए, ये जो डिपार्टमेंट है ये मैंने बोल दिया ना, ब्रिटिश ईरा से एक्ट है, तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुआ है चेंज करने के लिए कि कैसे कंट्रोल होगा। अगर आप देखोगे कि ये डिपार्टमेंट में एक मिनिस्टर भी है, शेखर बाबू, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि ये जो पूरा डिपार्टमेंट जो है सीमलेसली फंक्शन करते हैं, ऑडिट करते हैं, जो भी जितना भी फंड्स है। ये जो डिपार्टमेंट है ज़्यादातर फोकस इसमें है क्योंकि ये मंदिर लोग बोलते हैं कि मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि हम भी कॉन्स्टेंटली ऑडिट करते हैं। तो इसलिए जो भी अमेंडमेंट्स आया है इस डिपार्टमेंट में वो सब फिनांसेस के बारे में ही है, ऑफ कोर्स, टू एंश्योर कि पूरा ट्रांसपेरेंसी रहे। हाँ, तो ये डिपार्टमेंट ऐसे फंक्शन करता है कि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल है। जैसे कुछ और अलग टेम्पल्स में गवर्नमेंट का हैंड है अपॉइंटमेंट में या सेपरेट बोर्ड है, वैसा कुछ नहीं है। पार्शियल इन्वॉल्वमेंट हाँ, ऐसा है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 100% फुल इन्वॉल्वमेंट उनका ही है। दे हैव एन एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी इफ वी बॉयल डाउन टू दैट। कर्नाटका के मैंगलोर से वो शॉकिंग इंसिडेंट शायद आपको पता हो कि फैजल को स्टैप कर दिया, और उसके अलावा वो बीजेपी जो कार्यकर्ता था उसका भी मर्डर हुआ। और ये एक या दो केसेस ऐसे नहीं हैं, बार बार ऐसी न्यूज़ उस पर्टिकुलर एरिया से हमें सुनने को मिलती है। कोई पर्टिकुलर रीज़न है क्या अक्षता इसके पीछे? वहाँ बहुत कम्युनलाइजेशन होता है। देखो, जो कर्नाटका में हुआ है अभी, वो शायद पूरा देश बात कर रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा हेडलाइन हुआ है इस हफ्ते में कि मैंगलोर पुराना नाम है, मंगलुरु है नया नाम। जैसे बैंगलोर बेंगलुरु है, वैसा मैंगलोर मंगलुरु है। हाँ, तो जब हम बात करते हैं ऐसे कम्युनलाइजेशन के बारे में, हम एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं कर्नाटका में, क्योंकि ये ज़्यादातर नहीं होता है साउथ इंडिया में। कई जगह में, जैसे कर्नाटका में दक्षिण कन्नड़ा में होता है, दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है। इस डिस्ट्रिक्ट में एसेंशली मंगलुरु है, बंटवाल है, फिर सूलिया, पुट्रू, ये सब जगह है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस डिस्ट्रिक्ट में कई, और पूरा डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं है सिर्फ मंगलुरु में है, अगर आप पुट्रू में देखोगे, सूलिया में देखोगे, बहुत ज़्यादा ऐसे कम्युनलाइजेशन होता है। ये क्यों है एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1992 से जब बाबरी हुआ था उस समय से दक्षिण कन्नड़ा में भी पूरा असर हुआ था। और क्यों सब पूछेंगे कि बाबरी में हुआ था, यहाँ पे क्यों इफेक्ट हुआ था? राइट्स हुआ था उस समय बाबरी डेमोलिशन के बारे में। हाँ, और जितने भी स्टोरीज आप देखोगे कि लोकल्स कैसे बात करते थे कि सब मतलब पीसफुल थे, सब ठीक थे, पूरा कम्युनल हार्मनी था। उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ चेंज हो गया, और जैसे हम हमेशा देखते हैं पॉलिटिक्स फिर घुस जाता है और हो गया। तो ये हुआ मंगलुरु में जहाँ पे पहले जो मर्डर हुआ था वो प्रवीण कुमार नेटारो का था। और अभी बोल रहे हैं कि एक PFI लिंक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो रेडिकल ग्रुप मानते हैं। प्रवीण बीजेपी के था, बीजेपी युवा मोर्चा वर्कर था, युवा मोर्चा के साथ। तो अभी तक 2 लोग को अरेस्ट किए हैं इस केस में। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, और काफ़ी गुस्सा है ग्राउंड में, जैसे हमारे रिपोर्टर्स थे वहाँ पे, बीजेपी के जितने भी लोग जा रहे थे ना, उनको जितने भी राइट विंग ग्रुप्स है, जो बजरंग दल है या जितने भी हिंदू युवा सेना बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, ये लोग बीजेपी लीडर्स को ही मतलब उस पर घेराव कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है बीजेपी लीडर्स के साथ, हमारे लोगों के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है। और एक दिन बाद ये जो आप बोल रहे थे ये इंसिडेंट फाजिल के साथ, ये भी हुआ है। देखिए, फाजिल के ऊपर हम अभी ज़्यादातर कमेंट नहीं करेंगे इसकी वजह से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, मतलब हो रहा है। तो अभी तक पता नहीं हुआ कि क्यों हुआ ऐसे, क्यों फाजिल को मारा गया है। ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है इन दोनों केस में। हाँ, कनेक्शन नहीं है, बट वही ना स्पेकुलेशंस की अगर हम बात तो कर अगर रहे ये कम्युनल है, नहीं है, पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। हम बस ये बोलेंगे कि देखो प्रवीण कुमार की मर्डर हुआ है और बिल्कुल 2 दिन बाद ये वाला हुआ है। और
ऐसे बहुत सेंसिटिव सा सिचुएशन है दक्षिण कनाडा में, क्योंकि बाबरी के बाद भी बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुआ है, कंटिन्यूसली रहा है 92 से 92 से। देखो अगर आपको टाइमलाइन 1993 में हुआ, 1998, 2006, 2008, सब टाइम पे कुछ ना कुछ कम्युनल वायलेंस हुआ है। और ऐसा भी एक दो चीज़ तो मतलब नेशनली भी कवर किया, प्रशांत पुजारी के डेथ भी था, और उनका भी, वो बजरंग दल के वर्कर था जिनको मारा गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये इलीगल काउ स्लॉटरिंग को एक्सपोज कर रहा था। तो वो भी उस समय भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ था सिचुएशन। तो अभी अगर आप देखोगे दक्षिण कनाडा में काफ़ी लोग यही पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। Exactly. मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। हाँ, और कर्नाटका में अगर आपको पता नहीं है, इलेक्शंस अगले साल है, तो इस समय में ऑब्वियसली ज़्यादातर कम्युनल इंसिडेंट और ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो अभी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बसवराज बोम्मई बोल रहे हैं कि यूपी मॉडल, योगी मॉडल जैसे यहाँ पे भी शायद इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कह रहे हैं ना कि पॉसिबल नहीं है इस एरिया में इम्प्लीमेंट करना, पर अगर लगा हमें तो हम जरूर नहीं, तो कर्नाटका मॉडल भी बोल रहा है कि कुछ तो मॉडल करेंगे। कर्नाटका मॉडल, योगी मॉडल क्या है, बहुत बात क्या है, क्या ये यूपी योगी मॉडल क्या है? वही कि यू टारगेट द किलर्स, मतलब यू नैप देम और अटैक करें। हाँ, बुलडोजर वगैरह सब इंटरलिंक्ड है। हाँ। कि जो तो, अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इसीलिए उसके बारे में बात हो भी रही है। कि रिपीटेडली ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं, और डेथ को भी जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, ये भी एक लिंक है उसमें। हाँ जी, क्योंकि ये प्रवीण कुमार नेटारू बोलते हैं, एटलीस्ट एलिगेशंस ये था कि उसने सपोर्ट किया कन्हैया लाल को, जो उनको बताया कि गलत था उनका, मतलब तो उसकी वजह से टारगेट किया था। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो एक इंसिडेंट से पूरा देश में प्रॉब्लम हुआ है, साउथ में भी, कर्नाटका में भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है अगले दिनों में, क्योंकि ये जैसे मैं बोल रही थी इलेक्शंस आ रहे हैं, और अभी बीजेपी पे ज़्यादातर प्रेशर है उनके, क्योंकि उनके वर्कर को ऐसे मर्डर हुआ है। और जैसे आप पॉलिटिक्स देखोगे दक्षिण कनाडा में, वो ज़्यादातर फ्यूल किया इस कम्युनलाइजेशन, पोलराइजेशन को। और जो 1992 के बाद जब पता चला कि ये ऐसा हो रहा है, छोटे हिंदू ग्रुप्स, राइट विंग ग्रुप्स, मुस्लिम आउटफिट्स, और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं है, क्रिश्चियंस, मतलब एक चर्च को अटैक किया है मैंगलोर में, तो और ये भी रिपीटेडली हुआ हाँ है, और ये मतलब बेसिकली रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, हिंदू मुस्लिम नहीं बोल सकते, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब क्लैश करते हैं यहाँ पे। तो कम्युनल हार्मनी का शब्द ही नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं मैंगलोर में, अनफॉर्चुनेटली। लव जिहाद, ये सब बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है। ऐसा है कि मतलब कुछ फैमिलीज बोलते हैं कि नहीं, हमारे बेटे हम या बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि नहीं, मुस्लिम यूथ ना उनसे लव जिहाद करें हम, और बहुत कैजुअली यूज कर लेते हैं लोग ये सब। नहीं तो आपने शायद एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपने सुना है जब आप स्कूल में थे कि एक पिन प्रिक से एड्स मिलेगा? हाँ, ये मतलब एक बहुत बड़ा रूमर हुआ था। ये एक्चुअली दक्षिण कनाडा से शुरू हुआ था, क्योंकि जो हुआ था ये एक मतलब जैसे लोकल मार्केट बोल सकते हैं, एक मेला जैसा था, जहाँ पे ये मुस्लिम शॉप सेलर्स जो थे, जो लोग शॉपलिफ्टिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, थीव्स बना रहे थे, उनको एक पिन से ऐसे किया था। हाँ, और फिर ये मतलब पूरा रूमर घुस गया वहाँ पे हिंदूज के बीच में कि ये मुस्लिम लोग ऐसे हिंदूज को ट्रिक करके एड्स दे रहे थे, फैला रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, इस पे मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन उसके बाद ये हिंदू ग्रुप्स पे बहुत गुस्से हो गए और आर्सन, वैंडलिज्म सब कुछ हो गया। तो ये जो स्टोरी हम सब सुने थे ना, ये पिन प्रिक से एड्स मिलता है, ये इतना बड़ा हुआ मैंगलोर में कि एक पूरा रूमर फैला गया था, इस पे अरेस्ट हुआ, इस पे राइट्स भी हुआ। तो इतना सेंसिटिव है सिचुएशन कि एक मिस इन्फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा सीन क्रिएट हो सकता है। और ऐसा है सिचुएशन दक्षिण कनाडा में। सो अभी इस मर्डर के साथ अभी बीजेपी पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जितने भी एक्यूज्ड हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट करे, और कि ये कभी फ्यूचर में नहीं होगा। एक गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सब पे यही प्रॉब्लम है कि मतलब उनके लिए बेनिफिट करता है तो
करते रहो वोट बैंक ऑफ कोर्स करता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट, सही तो बोल वही प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ दक्षिण कन्नड़ा में। दूसरी जो चीज़ है जो शायद बार बार, और ये मैं पहली बात शायद आपके सामने नहीं कर रही होंगी, जब हम बात करते हैं केरला की एंड हम बात करते हैं वायरस की, ट्रांसमिसिबल डिजीज़ की, वो बीमारियां जो संक्रामक होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, और हमेशा ये कहा जाता है ये भाई यहाँ से ना शुरुआत होती है, ओरिजिन है, यहाँ से फैलती है। आपने सुना टोमेटो वायरस के बारे में? टोमेटो वायरस में कितने मैं नाम, टोमेटो वायरस अभी आ गया मंकी पॉक्स से, एंड इट्स स्कैरी। मतलब मैं केवल उस रिस्पेक्ट में नहीं कह रही कि किस रीजन से फैल रहा है, इन जनरल द वे दीज, जिस हिसाब से बीमारियां फैल रही हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कॉन्शियसली कोशिश करती हूँ खुद को रोकने की, पर चाहे वो जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो, चाहे नीपा का केस हो, नीपा वायरस जिस तरीके से केरला ने टैकल किया वो मॉडल बन गया, इंस्पायर्ड अदर्स। मुझे ना ये पैराडॉक्स, आप समझ रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग भी लगता है एक पॉइंट पे कि यहीं सब फैल रहा है, एंड एट द सेम टाइम जिस तरीके से उसको टैकल करते हैं, वो रोकते हैं वो ट्रांसमिशन को, जबकि आसान नहीं है। काफ़ी पॉपुलेशन डेंसिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना 859 पर स्क्वायर किलोमीटर। मैं बस ये बोल दूंगी केरला, कि if I'm not मतलब केरला मॉडल के बाद मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं सेकंड वेव देखो, सेकंड वेव देखो। हाँ, हाँ। तो फिर मतलब वही पैराडॉक्स वाली बात आ गई ना यहाँ पे कि नहीं, तो have... जो आप बात कर रही हो कि केरला एक हब है वायरस का, शुरुआत। बाय द वे दिस मूवी कॉल्ड वायरस, मलयालम मूवी है, बहुत अच्छा है, वो देख लो, निपा वायरस के बारे में, आउटब्रेक के बारे में और कैसे कंट्रोल किया, इतना अच्छा फिल्म है। और वो शायद एक ग्लिम्स भी देता है कि क्या होता है केरला में। देखो 2-3 चीज़ के बारे में है। जब अगर आप बोल रहे हो मंकी पॉक्स पहले केरला केस आया था, कोविड पहले केस केरला में था, टोमेटो वायरस अभी केरला में है, निपा जैसे आप बोल रहे थे, हाँ सब कुछ अनफॉर्चुनेटली स्वाइन फ्लू सब कुछ बोल दिया कि केरला से शुरू हुआ। केरला से बिल्कुल शुरू नहीं हुआ, बस ये था कि फर्स्ट केस कंट्री में, इंडिया में, केरला में रिपोर्ट किया था। तो ये ऐसे मतलब पहले मेरे को लगता है कि जो बिगेस्ट फैक्टर है, और ये लेटेस्ट में जो कोविड का केस है या मंकी पॉक्स की केस है, वो पहले केरला में शुरू हुआ क्योंकि उनका पॉपुलेशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गल्फ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं, और जब वो आते हैं इनएविटेबली ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में है, तो उसकी वजह से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केरला में कुछ इनसाइड में कुछ लैब में जैसे चाइना में हुआ है, वैसा कुछ नहीं हुआ। बस ये प्रॉब्लम है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री होता है लोगों को, और केरला में बहुत ज़्यादा है क्योंकि गल्फ से आते हैं जाते हैं, उसकी वजह से वायरस वहाँ से शुरू हो जाता है। दूसरा चीज़ कि डिटेक्शन बहुत जल्दी है केरला में। ऐसा है कि उनका मेडिकल सेटअप जो है, अगर मैं मान लूँ कि केरला मॉडल अच्छा है, ऐसा है कि वो बहुत जल्दी से डिटेक्ट करते हैं, तो इसलिए जल्दी से काफी रोबस्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, तो इसलिए ट्रेस करते हैं जल्दी से, एक्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। तो जो भी आप मान लोगे कि कोविड में सेकेंड वेव हुआ, अच्छा सा नहीं टैकल किया, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल फैला था, जब पहले शुरुआत में फर्स्ट केस आता है, केरला बहुत सीरियसली लेता है और इसलिए इमीडिएटली एक्ट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से ये हमेशा न्यूज़ आ जाता है कि हाँ केरला में ये केस वापस शुरू हो गया, केरला मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं और अक्षता पहले बात कर रहे थे, केरला की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग हैं उस पर। और दूसरी बात ये कि वहाँ ना 20% से ज़्यादा लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, तो इसलिए भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि इन फैक्टर्स की वजह से भी, अब खुद सोचिए एक एरिया है जहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी है, जितनी आबादी है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, मेरे से पूछ रहे हो, जनसंख्या घनत्व बोलेंगे ना, तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और जाहिर है कि ट्रांसमिट ज़्यादा होगी, संक्रामक है तो फैलेगी ज़्यादा क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम वृद्ध लोगों की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि वो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगेन जो आपने कहा उसी को रिफॉर्म करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये फैला रहा है या वहाँ कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और इसलिए सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कोइंसिडेंटली। और ऐसा भी मतलब अगर आप देखोगे कि कोविड में हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कत हुआ था केरला में कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फर्स्ट वेव देखो या निपा वायरस का आउटब्रेक देखो कैसे कंट्रोल किया है, मैटर ऑफ 2-3 वीक्स में कंट्रोल कर दिया कोरिकोड में ही केरला में। तो वो सब लेसन्स है
इंडिया के लिए। वैसे तो केरला को भी लेसन्स है कोविड में, सेकेंड वेव थर्ड वेव में कैसे कंट्रोल करना है, कि क्या करना है और क्या गलत किया है। तो इट्स नॉट द आइडियल हेल्थ केयर सेटअप, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि वो बेसिक्स, जैसे आप बोल रहे थे ना कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यही कारण है कि अगर हम इस चीज़ को बार बार, जैसे बहुत लोग उठा भी रहे हैं कि वहीं सबसे पहला केस आता है, अगर अपनी कंट्री की बात करें, पर हम ये भी तो देखें ना कि वो टैकल भी उतना ही जल्दी हो रहा है। ये पूरा मिसकंसेप्शन है। शुरू नहीं होता है केरला में, बस पहला रिपोर्ट करता है, शायद आप बोल सकते हो। पर अक्षता रिपोर्ट भी तो तभी कर रहा है ना जब डिटेक्ट हो रहा है। तो आप ये देखिए डिटेक्शन भी उनकी कितनी ऑन पॉइंट है। मैं बोल रही हूँ कि डिटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मतलब हमको पता चल रहा है कि केरला में है, नहीं तो अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे तो मिलेगा यहाँ पे। कंट्रोवर्सीज और ओपिनियंस और बीमारियों की हमने बात कर ली, अब कुछ लाइट सी बात करते हैं। सूर्या गॉट नेशनल अवार्ड, है ना? और मुझे उस फिल्म की ना, आप प्लीज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता दो, बिकॉज मैं नहीं चाहती मैं नहीं एक बार बोल दो। सोरराई पोट्टू, सूररे पोट्र, पोट्र RU है, हाँ RU है, सूररे पोट्र, सूरराई पोट्र। हाँ वैसे तो बाय हार्ट कर लो क्योंकि अक्षय कुमार भी सेम रीमेक हाँ रीमेक बना रहे हैं वो। सूर्या की तो सारी फिल्म्स का आई गेस रीमेक, बहुत सारी मूवीज का रीमेक बना है। सिंघम तो पूरा मतलब यहाँ पूरा वो यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया है रोहित शेट्टी ने। नहीं वैसे तो सिर्फ सूर्या का नहीं है, मोस्ट हीरोज का भी रीमेक हो गया है। बट सूर्या की बहुत सारी, गजनी वाज, और ये ऐसी हैं जिन्होंने साउथ में भी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलीवुड एंड टॉलीवुड तो परफॉर्मेंस दोनों ही मूवीज, कॉलीवुड है, कॉलीवुड, हाँ कॉलीवुड, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही इन मूवीज की जो रीमेक्स की अगर हम बात करें। 100%। मैं तो मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये वाला तमिल बेटर था, गजनी तो मेरे को हिंदी वाला भी अच्छा लगा, फिर भी तमिल थोड़ा सा बेटर था। ये सूर्य रिपोर्टर अगर आप देखोगे उसका मतलब है सैल्यूट द ब्रेव, जैसा मतलब हेल द ब्रेव वैसा। तो सूर्य रिपोर्टर का स्टोरी आप शायद सुना होगा, कैप्टन गोपीनाथ पे है, GR गोपीनाथ, जो कुछ क्या 10 साल पहले, कितना टाइम, एयर डेक्कन कब था, 20 साल पहले, 20 साल पहले। नहीं मेरे को भी पता नहीं, मैं बस गेस कर रही हूँ क्योंकि मेरे को याद है कि आई थिंक जब मैं स्कूल में थी तो हाँ आई थिंक, हाँ मैं बहुत ओल्ड हूँ लेकिन हाँ 15 इयर्स आई थिंक एयर डेक्कन था वो। कैप्टन गोपीनाथ क्रिएट किया था मिडिल क्लास के लिए कि उनके भी मतलब वो भी टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हो। तो अगर आप आज इंडिगो, स्पाइस जेट इतने ऑप्शंस देख रहे हो, वो एयर डेक्कन की वजह से था। तो उनकी स्टोरी के बारे में है ये फिल्म। सूर्या को मिला है, अपर्णा बालामुरली जो हीरोइन थे इसमें फिल्म में, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला है, उनकी डायरेक्टर को भी मिला है, मिला है। तो मतलब सूर्य रिपोर्टर तो स्वीप कर दिया इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स को। हाँ तो सूर्या के अगर फिल्म्स देखोगे, ये एक्चुअली सूर्य रिपोर्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लॉप्स डिलीवर कर रहा था, एक फिल्म के बाद एक फिल्म के बाद, इतना ख़राब फिल्म्स थे। फाइनली सूर्य रिपोर्टर आ गया और ये मतलब उनके लिए रिवाइव जैसे हुआ था क्योंकि उसके बाद जय भीम आया था और जय भीम अभी पूरा सूर्या को नेशनल स्पॉटलाइट में डाल दिया अभी। लेकिन ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे को लग रहा है नेशनल फिल्म अवार्ड। मैं बोलती हूँ क्यों, ये शायद पता नहीं कि करेक्ट एनालिसिस है कि नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि नेशनल फिल्म अवार्ड उनको जाता है जो गवर्नमेंट के साथ अच्छा दोस्ती बना रहे हैं वैसे। अच्छा थोड़े प्रो गवर्नमेंट, और सूर्या वैसा नहीं है। अच्छा इसीलिए शॉकिंग है। हाँ। नहीं फिल्म तो अच्छा है, सूर्या अच्छा है, सूर्या सुपर्ब है। इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा क्योंकि मैं तो थोड़ा सरप्राइज्ड थी जब अनाउंसमेंट किया था। मैं न्यूज़ रूम में थी और बोल रहे थे कि सूर्य रिपोर्टर को मिल गया, सेम चीज़ था। न्यूज़ रूम में पूछ रहे थे सूर्य रिपोर्टर क्या है, कैसे बोलते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो जब मेरे को पता चला कि सूर्य रिपोर्टर को मिला तो मेरे को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल नहीं, वो रॉन्ग यूसेज है, रॉन्ग वर्ड है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। हाँ सरप्राइजिंग लगा, प्लेजेंट सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज, वेरी गुड सरप्राइज। सो हाँ तो इसकी वजह से, क्योंकि सूर्या काफ़ी वोकल रहा है, मतलब पॉलिटिकल इश्यूज पे ऊपर नहीं लेकिन एजुकेशनल इश्यूज पे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नीट, दोनों इश्यूज पे वेरी पब्लिकली क्रिटिसाइज कर लिया। तो ये तो एग्जाम्पल अच्छा हुआ ना कि उनकी आर्ट के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए इज गॉट इट। इवन इफ नॉट प्रो गवर्नमेंट, आई मीन इफ वी से पूरा, आई थिंक वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को लग रहा है कि ये तो सबसे अच्छा डिसीजन हुआ कि उनके आर्ट के लिए दे दिया। लेकिन जैसे सौरभ यूजुअली करता है कि थोड़ा सा फिल्म्स रेकमेंड करता है, अभी हम वो कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सूर्या के बारे में बात कर रहे हैं।
तो आई थिंक सूर्य रिपोर्टर अभी देखना तो पड़ेगा। अक्षय कुमार के लिए थोड़ा सा लॉस होगा शायद, क्योंकि सब तो सूर्य रिपोर्टर देखेंगे, कौन हिंदी वर्जन देखेगा। लेकिन और बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है सूर्या के। आपकी फेवरेट कौन सी है? प्राइम में थे काका काका। काका काका। आपने देखा? नहीं, मैं साउथ इंडियन फिल्म्स मैंने बहुत रेयरली देखी है, मैं एडमिट करती हूँ उस चीज़ को। तो इसीलिए जब मैं, पर हाँ ये है कि जब आप जय भीम जैसा कुछ देखते हैं, या मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब कुछ बहुत पावरफुल बनता है ना, जो आप सेलुलॉइड पे कंज्यूम कर रहे हैं या OTT किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं विजुअल ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में, और उसके बारे में जब कुछ बहुत अच्छा लिखा जाता है, मुझे लगता है इट्स अ टू वे स्ट्रीट काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू हैव क्रिएटेड समथिंग सो अमेजिंग जिसके बारे में लोग रुक नहीं सकते हैं, बट दे हैव टू टॉक अबाउट। आपने पुष्पा देख लिया? है ना, पुष्पा मैंने नहीं देखी है। नहीं, ये तो बेंचमार्क हुआ है ना अभी, पुष्पा अभी बेंचमार्क है। पीपल अराउंड मी, मैं बता रही हूँ आपको, यू नो द, आई थिंक इंटरनली आप जज कर गए मुझे, पहले नहीं हो। अभी तो माय पूरा मॉम एंड डैड व्यूअर्स वॉच्ड, जज करेंगे। मेरे मम्मी पापा जज कर रहे हैं बिकॉज़ दे हैव सीन पुष्पा एंड आई हैव नॉट। सो ठीक है, और मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ ना, मैं यहाँ बैठी और मैं बोलूँ मैंने देखी, एंड देन यू से समथिंग, आई एम लाइक ब्लैंक, नहीं आता। क्विज क्वेश्चन करूंगी, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा। लेकिन सूर्या के फिल्म काका काका अच्छा है, वारणम आयरम बहुत अच्छा है, जिसमें कौन है वो, समांथा नहीं, क्या है नाम उनकी, जो अभी इंस्टाग्राम में बहुत पॉपुलर है? रश्मिका मंदाना? नहीं, यंग नहीं, जो अभी बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ इंस्टाग्राम पे डालती है, समीरा रेड्डी। ऑलराइट, समीरा रेड्डी है उस पे, तो वो भी बहुत है, वारणमायरम वो है फिल्म का नाम, तो वो भी तमिल में है, बहुत अच्छा फिल्म है, तो ये मैं रेकमेंड करूँगी। आज इस 2 दिन वीकेंड नहीं, अभी तो पब्लिश नहीं होगा ना, संडे को पब्लिश होगा। नहीं, कौन सी ये? अच्छा हाँ, ये तो बाद में तो publish मतलब होगा। वीकेंड नहीं बोल सकती, कुछ जब भी फ्री टाइम मिलता अपने है, आने वाली वीकेंड बोल सकते हैं, मतलब जब whenever भी they have the time। हाँ, तमिल फिल्म सूर्या फिल्म्स को देखो। तो आर यू एन आर्डेंट फैन ऑफ सूर्या? आर्डेंट नहीं बोलूंगी, लेकिन आई लाइक हिज फिल्म्स व्हेन इट कम्स आउट, लेकिन आई थिंक जो मतलब स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स थे सब मिस किया मैंने। वैसे तो सूर्या के ब्रदर कार्ती है, कार्ती जानते हो? कार्ती। वो भी बहुत पॉपुलर एक्टर है। उनके डैड आल्सो ना, शिव कुमार, हाँ, सो इट्स अ वेरी फिल्मी फैमिली। सूर्या की वाइफ ज्योतिका है, ज्योतिका और सूर्या ने काका काका में एक्ट किया था साथ में, एक और जिसमें गाना था न्यूयॉर्क नगरम, उसका मतलब फिल्म का नाम भूल गई मैं, बाद में बोल दूंगी। तो हाँ, ये सब बहुत अच्छे फिल्म्स हैं, तो सूर्या के बिंज वॉच कर लो थोड़ा मूवीज बस। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? एंड आई एम नॉट जस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मुझे केवल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बताइए। आई थिंक धनुष होगा। हाँ, नाउ धनुष इज अ ग्लोबल स्टार, तो मैं तो अदरवाइज मैं ग्रे मैन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या है, धनुष का इतना सा सीन था, इतना सा रोल था, वो भी छोड़ दो, फिल्म तो इतना खराब था कि लास्ट में क्लाइमैक्स के बाद इतना 15 मिनट और था फिल्म में, और मैं सोच रही थी कि क्या डालेंगे इसके बाद। इतना पूरा फिल्म था कि मतलब हाँ, धनुष थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया वैसे, लेकिन उनके जो तमिल फिल्म्स है बहुत अच्छा है। He is a phenomenal actor, no doubt about that. तो मेरे को धनुष के फिल्म्स अच्छा लगता है। फहद फाजिल मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन और जैसे सौरभ, मैं लास्ट वीक डिस्कस कर रही थी, सौरभ भी बहुत बड़ा फहद फाजिल फैन थे। अच्छा। तो हम दोनों फहद फाजिल आई थिंक मोस्ट ऑफ द एपिसोड फहद फाजिल पे ही था। मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक होके भी पूछूंगी, तो साउथ इंडिया से यू सेड धनुष, डू यू लाइक समबडी? देखो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है। हाँ, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में धनुष है। तेलुगु, आई एम सॉरी, आई थिंक तेलुगु में पता नहीं, एक्चुअली आई डोंट थिंक आई लाइक एनीवन पर से। मलयालम बताइए मुझे। मलयालम फहद फाजिल। हाँ, वैसे तो सैंडलवुड फिल्म्स में देखती नहीं हूँ। एंड कन्नड़ा? वही मैं बोलती हूँ, सैंडलवुड फिल्म्स आप नहीं देखती नहीं हूँ। और रीजनल सिनेमा फॉलो करते हो आप, मतलब? हाँ? और रीजनल सिनेमा फॉलो करते हैं और किसी और कुछ नहीं। व्हाट अबाउट बॉलीवुड देन? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से? हिंदी फिल्म्स, मसाला फिल्म्स देखती हूँ। एक्टर एक्ट्रेसेस कौन अच्छा लगता है आपको? हिंदी में आदित्य रॉय कपूर अच्छा लगता है, लेकिन वो लुक्स के लिए है और कुछ नहीं। एक्टिंग तो मेरे को पता भी नहीं, एक्चुअली उनके फिल्म तो देखा नहीं मैंने। एंड हॉलीवुड इफ आई टॉक, बिकॉज अगर मैं बात करूँ मैं सबकी बात करूँगी। हॉलीवुड भी मुश्किल होगा चूज करने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे सो मेनी। नहीं, ये टाइम लगेगा, नेक्स्ट एपिसोड में बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा और देखना। एंड देन हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी यही बात करेंगे कि एक पॉइंट पे हमने एक्टर्स के बारे में बात करनी शुरू करी और वो उतना ही रह गया, हम उसी के बारे में बात करते रह गए। सो मूविंग ऑन, अभी 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक मार्टर्स डे सेलिब्रेट होगा आंध्र प्रदेश में। ये माओइस्ट के लिए है। हाँ। तो ये इसलिए रेज किया था क्योंकि हमको लगा कि हमारे व्यूअर्स को
थोड़ा एजुकेट करेंगे माओइज्म इन आंध्र प्रदेश पे। और सौरभ ने बहुत काफ़ी ट्रैवल किया छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, हर एपिसोड में बोल रहा था। तो वो जो आंध्र प्रदेश में है अभी, अब अगर आप देखोगे मार्टर्स वीक चल रहा है अभी, तो इस टाइम बहुत क्रूशियल है 2-3 वजह से। एक तो मतलब पूरा सिक्योरिटी वहाँ पे डाल दिया। आंध्र ओडिशा, अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश के मैप में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही ज़्यादातर माओइज्म अभी एक्टिव, भी फुल ऑन एक्टिव नहीं बोल सकते हो लेकिन सेमी एक्टिव बोल सकते हो। और ये सब ऊपर वाला ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, वैसे श्रीकाकुलम, वाइजैग, यहाँ पे विजयनगरम, यहाँ पे थोड़ा सा माओइस्ट एक्टिविटी है। ये सब नॉर्थ आंध्र प्रदेश में है, तो ये बॉर्डर लाइन है छत्तीसगढ़ ओडिशा के साथ, इसलिए यहाँ पे माओइस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बस्तर सब साउथ में है ना। तो वो वहाँ पे अभी मार्टर्स भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूजुअली एनुअल अफेयर है, क्योंकि इस टाइम पे ही चारू मजुमदार जो स्टार्ट किया था मूवमेंट, उनके मौत हुआ था। 28 जुलाई। हाँ, तो उस टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं। ये इसलिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ है माओइज्म पे। और जो सबसे सीनियर लीडर्स है उनके, जैसे प्रभाकर उनके नाम है, उनके एक्चुअल नाम है वंतला रामकृष्ण, उनका अरेस्ट हुआ है। तो उनके अरेस्ट के बाद, और वो बहुत सीनियर माओइस्ट लीडर मानते थे, उनके अरेस्ट के बाद कई तो 60 माओइस्ट या कुछ सरेंडर किया है। तो इस बार पुलिस को लगता है कि ये तो मतलब डाई डाउन हो गया माओइज्म आंध्र प्रदेश में। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे आप माओइस्ट बिहेवियर या उनके पैटर्न देखोगे, हमेशा जब ऐसे लगता है कि माओइज्म थोड़ा सबड्यूड हो गया या कुछ, क्या इट शूट्स अप, हाँ इट शूट्स अप, एक अटैक हो जाता है। एक अटैक जैसे आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे कि पहला 2016 में ये हुआ था कि तोट्टी माओइस्ट या कुछ मारा गया था। और उसके बाद, उस एनकाउंटर के बाद 2 वर्ष के बाद 2018 में 2 टीडीपी लीडर को अटैक किया था और 2 टीडीपी लीडर्स डाइड उस इंसिडेंट में। तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब अलर्ट है आंध्र में भी, तेलंगाना में भी। तेलंगाना में मतलब 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा सा अलर्ट है, वारंगल जैसे, वहाँ पे करीमनगर जो बोलते हैं कि हॉटबेड ऑफ माओइस्ट एक्टिविटी पहले, अभी तो हॉटबेड बिल्कुल नहीं है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े माओइस्ट लीडर हैं सब तेलुगु है। जैसे किशन जी जो सब जानते थे, वो मतलब करीमनगर से ही था। और इतने बहुत ज़्यादा लिस्ट है जो करीमनगर से ही था। मल्लाराजी रेड्डी वहाँ से थे। अगेन ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी सीनियर माओइस्ट लीडर्स। तो मूवमेंट ही ऐसा हुआ कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से पूरा स्पीयरहेड हो रहा था। इसकी वजह से क्रैकडाउन अभी उस पे फोकस है और ये मार्टर्स वीक पे ज़्यादातर सिक्योरिटी और अलर्ट रख रहे हैं। हाँ, डिस्पाइट जैसे आप कह रहे हो कि ऑल्दो उसको कह नहीं सकते हैं कि वो या तो थोड़ा टोन डाउन हो गया है, पर उसके बावजूद बहुत ध्यान रखा जा रहा है। अगर पुलिस सिक्योरिटी की हम बात करें तो भी, और सरेंडर न्यूज़ आई हैं, मतलब पीछे भी आती रही हैं लगातार कि इतने लोगों ने सरेंडर किया एंड देन पीपल केम फॉरवर्ड एंड ऑल दैट। सो मार्टर्स वीक की अगर मैं बात करूँ इस बार, बिकॉज या तो उनकी 50th डेथ एनिवर्सरी है चारू मजुमदार की, इज दैट द रीज़न? बिकॉज एनुअल इवेंट है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार इस चीज़ को कर रहे हैं। बट जैसे हम लोगों को पढ़ने मिल रहा है कि इस बार जैसे चाहे पैम्फलेट्स बांटने हो, पोस्टर्स लगाने हो, लोगों से जाकर बात करनी हो, वो थोड़ा कैसे कहूँ, इट हैज़ बीन टेकन अ नॉच हायर काइंड ऑफ। नहीं तो जब ये अनाउंसमेंट, ये मार्टर्स वीक के बारे में बात कर रहे थे, एक हफ्ते पहले मैं देख रही थी कि ये माओइस्ट जो है वो जितने भी विलेजेस है ना, यूजुअली उनके मतलब रूरल कनेक्ट है, तो जितने भी विलेजेस है वहाँ पे जा रहे थे, बोल रहे थे कि ये मार्टर्स वीक बहुत सक्सेसफुल बना, वो वैसे था। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग अभी वो शायद नहीं होगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल, या जो भी है नहीं होगा, उतना इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं हम ग्राउंड पे, ऑलरेडी शुरू कर दिया। तो ऐसा है कि माओइज्म अभी ऑलमोस्ट डेड है आंध्र प्रदेश में, ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे अगर आप देखोगे कि 90s में कैसे था या 1960s, उस समय इतना स्ट्रॉन्ग था, वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है अभी। और ये तो ज़्यादातर ग्रे हाउंड्स की वजह से है। ग्रे हाउंड्स पुलिस फोर्स है तेलंगाना और आंध्र में, ओनली टारगेटिंग माओइस्ट, तो उसकी वजह से है। हाँ, सो दैट्स व्हाट। जब
आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप अक्षता, उस दौरान व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपको इस मूवमेंट के बारे में पता चला था? I think हम चारों सब ने- मजुमदार के बारे में पता चला था, नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में पता चला था। चलिए हाँ, नहीं, हम उसका सब ने बताइए। तो स्कूल में स्कूल पढ़ा, में हाँ। 11th या 12th if I'm not wrong, हाँ, है ना? पता नहीं कब, वो तो मतलब सब मिक्स हो गया। लेकिन जैसे आप माओइस्ट सुनते हो, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश तो सुनते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा शायद इन डेप्थ नहीं जाते हैं। जैसे कि कैसे शुरू हुआ आंध्र प्रदेश, या उस समय तो पूरा आंध्र प्रदेश था, कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, वो सब तो मतलब उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए हमको लगा कि थोड़ा सा डिस्कस भी कर ले इस एपिसोड में। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देती हूँ हमारे व्यूअर्स को कि ये कैसे शुरू हुआ। तो पहले 2-3 मूवमेंट्स थे जो बहुत क्रूशियल था। अगर आप माओइस्ट मूवमेंट देखोगे इटसेल्फ कि तो चारू मजुमदार जो था सबसे बड़ा माओइस्ट लीडर, उनसे इंस्पायर हुआ था, और यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी इंस्पायर होकर ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ और एक पेसेंट मूवमेंट हुआ था। और ये अगर आप देखोगे कि ये पेसेंट मूवमेंट जो हुआ था श्रीकाकुलम में, पेसेंट अपराइजिंग बोला था, ये 1967 से 1970 तक हुआ था। ये 3 सालों के लिए हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस हुआ था, राइटिंग हुआ था। ये ऐसे बंद हो गया फाइनली जब मतलब पुलिस ने क्रैकडाउन किया, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस आ गए, रिजर्व पुलिस फोर्स आया था, और ऐसे क्रैकडाउन हो गया कि ये पूरा अपराइजिंग थोड़ा सेटल डाउन हो गया। इन ऑल आई थिंक 1946 में भी अगर आप देखोगे, पहले से जब प्री इंडिपेंडेंट एरा की बात कर रहे हैं, उस समय अगर आप देखोगे कि इस जगह में पूरा निज़ाम्स के अगेंस्ट एक अपराइजिंग था। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में निज़ाम्स थे जो रूल कर रहे थे, तो उनके खिलाफ ये अपराइजिंग हुआ था कि लैंडलॉर्ड्स के बारे में, मतलब अगर ज़्यादातर माओइस्ट और नक्सल मूवमेंट देखोगे लैंड के ऊपर ही है, तो वैसे ही ये वाला भी था कि हमारे लैंड, मतलब पेसेंट्स का लैंड, जितना भी मैं हिंदी की कोशिश कर रही हूँ। तो ये पेसेंट्स के जो लैंड थे वो लैंडलॉर्ड्स ले रहे थे और फिर पैसे उनको नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से ही ये पूरा अपराइजिंग इतना स्प्रेड हुआ, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और मतलब इंक्रीज हो रहा था, बढ़ते बढ़ते जा रहा था। उसकी वजह से माओइज्म बहुत पॉपुलर हो गया आंध्र प्रदेश में। एक फिल्म जो फर्स्ट एपिसोड मैंने बोली थी साई पल्लवी के साथ, वीरट पार्वम, वो माओइज्म के ऊपर ही है आंध्र प्रदेश में। तो वो अगर आप वो फिल्म देखोगे थोड़ा सा सेंस मिलेगा। ज़्यादातर फिक्शन है, एटलीस्ट वो लव स्टोरी पूरा फिक्शन है, तो वो मतलब इग्नोर कर लीजिए। लेकिन जितना भी प्रेमिस है आंध्र प्रदेश में कि कहाँ है, कहाँ पे ट्रैवल करती है, कैसे हुआ, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक्चुअली एक रियल स्टोरी है। एक माओइस्ट सरला बोलकर उनकी स्टोरी है वीरट पार्वम में। अच्छा, ओके। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करके देखती है, ढूंढती है ये माओइस्ट लीडर के लिए, और फाइनली जो अकाउंट से एटलीस्ट मैं नहीं बोलूँगी एक्चुअली, सॉरी, ये तो पूरा फिल्म का स्टोरी ही मैं बोल दूंगी फिर, और पूरा लास्ट मोमेंट का जो सस्पेंस और क्लाइमैक्स है वो भी मैं डिस्क्लोज करूँगी अगर मैं ज़्यादातर बात करती हूँ। सो आई स्टॉप देयर कि वीरट पार्वम देखो। अगर लाइट सा कुछ फन सा माउस के बारे में, मूवमेंट के बारे में बताना है तो वो देखो। नहीं तो अगर आपको बहुत इन डेप्थ डिटेल चाहिए तो मैंने एक बुक भी देख लिया, अंडरस्टैंडिंग माओइस्ट्स, नोट्स ऑफ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश स्पेसिफिक है, लेकिन ये बुक भी ज़रूर मतलब आप देख सकते हो अगर कुछ डिटेल्स चाहिए और इन डेप्थ रीड करना है इस हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस के बारे में भी। अब आप बुक रेकमेंड कर रहे हो तो मुझे भी करो, बिकॉज जब हम किसी भी कल्चर की बात करते हैं, मैं यहाँ स्टीरियोटाइप नहीं करूँगी, बट वी नो कि साउथ इंडियन कल्चर बहुत बहुत रिच है। एंड इन जनरल भी कहा जाता है कि अगर आपको हर एक जैसे अपनी कंट्री की बात करते हैं, अगर आपको हर एक कल्चर को या इस कंट्री को इन एंटायरिटी समझना है, उसके लिए अ लाइफ टाइम विल बी लेस, ऐसा कहते हैं, तो वो कम पड़ेगा। पर मैं आपसे पूछूंगी कि कोई किताब आपने पढ़ी हो या आपको लगता है कि वन शुड रीड इफ दे वांट टू नो अबाउट साउथ इंडिया, कि देखो साउथ इंडिया कल्चर, हाँ, मतलब मैं ये अपने आप में आई थिंक ये सवाल भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज ये बहुत जेनेरिक देखो है, टू बी स्पेसिफिक नहीं, बट आपने ओके ठीक है, आपने ये सवाल मेरे से पूछा, तो मैं थोड़ा रिसर्च करके मैं एक अच्छा बुक बताती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जो एटलीस्ट थोड़ा सा और एटलीस्ट एक कल्चर को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करता है कि एटलीस्ट वो कल्चर आपको पूरा कि पूरा पता
पता चलेगा। पता चलेगा। पता चलेगा, हाँ। मैंने आर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है ज़्यादा, जैसे अच्छा। पपेट्री हो गया या Okay. दैट मैटर डांस फॉर्म्स हो गए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। बट उसके अलावा भी देयर सो मच, और शायद इसलिए भी क्योंकि मेरा वास्ता नहीं पड़ा डायरेक्टली, जो शायद इंसान इतना वेल रेड हो जिसे पता हो। तो मेरे को मौका मिला तो मैंने तो बोला मैं आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड आई आस्क अक्षता। हाँ, तो नहीं मैं तो पूछ नेक्स्ट रही हूँ आपसे। एपिसोड मैं ज़रूर बोल दूंगी कि कौन सा बुक देखना है। एक्चुअली इस वाले में मैंने बोल दिया कि माओइज्म के बारे में कौन सा बुक पढ़ना है, वो देख सकते हो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट आंध्र प्रदेश। देखिए लास्ट एपिसोड में हमने बस एक सेंटेंस में डॉक्टर राजकुमार के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर राजकुमार लेजेंडरी पद्म भूषण था, फिल्म एक्टर, फिल्म आइकॉन था, एंड ही वाज ह्यूज कर्नाटका में। कर्नाटका के बाद में बॉर्डर्स में, मतलब मैं बोल रही हूँ कि सदर्न स्टेट्स में बहुत एक आइकॉन जैसा था। डॉक्टर राजकुमार के बारे में हम बात कर रहे थे वीरप्पन के ऊपर, कि जैसे वीरप्पन किडनैप और अबडक्ट किया था डॉक्टर राजकुमार पे। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादातर कमेंट्स भी देख लिया कि बहुत ज़्यादा लोग डॉक्टर राजकुमार के बारे में पूछ रहे थे। अगर आपको उनके ऊपर एक बुक रीड करना है, दो बुक्स मैं रेकमेंड करूँगी। एक है डॉक्टर राजकुमार द पर्सन बिहाइंड द पर्सनैलिटी, वो मतलब ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे क्योंकि पुनीत राजकुमार को ऑथर किया। पुनीत राजकुमार उनके बेटे हैं जो अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे ऑल्सो। दूसरे है कि राजकुमार समग्र चरित्रे समग्र चरित्रे मतलब कंप्लीट बायोग्राफी, कंप्लीट बायोग्राफी। हाँ, ठीक है। सो ये भी एक बहुत अच्छा बुक है, 2 वॉल्यूम बुक है, तो बहुत बड़ा है, लेकिन इट कवर्स हिज लाइफ इन ग्रेट डिटेल। तो वो भी, अगर आपको डॉक्टर राजकुमार के बारे में थोड़ा सा मतलब ग्लिम्स चाहिए कि उनका अकम्पलिशमेंट्स इतना बड़ा क्यों है, इतना लेजेंडरी क्यों बोलते हैं, ये बुक ज़रूर देख लीजिए। कमेंट्स की बात आप कर रहे हो तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं, कुछ शेयर किए हमने आपके साथ भी, तो आई वुड वांट टू रीड देम आउट। अब एक कमेंट है, योगेंद्र बोलते हैं अक्षता मैडम जी को नेक्स्ट एपिसोड में दक्षिण भारत की साड़ी में आना चाहिए, और हमारे प्रिय सौरभ भैया जी को लुंगी सफेद शर्ट तौलिए के साथ दर्शकों की मांग आ रही है। अभी पता चला कि सौरभ क्यों नहीं आया आज क्योंकि लास्ट एपिसोड बोला था कि इस बार मैं आ जाऊंगा लुंगी में एंड शर्ट में, फिर भाग गया। अभी नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करते हैं। हाँ, आएंगे तो ये मैं बता दूंगी उनको कि आपने मैसेज किया हुआ है। एनी इंटरेस्टिंग कमेंट जो आप पढ़ना चाहोगे अक्षता? देखो मैं मेंशन कर रही थी डॉक्टर राजकुमार के बारे में, पहले कमेंट उसी के ऊपर मैं देख रही थी। हाय सौरभ सर, ये सचिन केदारे से है। हाय सौरभ सर एंड अक्षता मैम, इन दिस एपिसोड यू मेंशनड डॉक्टर राजकुमार सर व्हाइल मेंशनिंग वीरप्पन, वी लव टू हियर समथिंग ऑन डॉक्टर राजकुमार सर वर्क। वो हो गया। मूवी मस्ट वॉच, ये अच्छा हो क्योंकि मेरे को पता नहीं, एंड ही इज टेलिंग यू अबाउट मूवीज मस्ट वॉच। कविरत्न कालिदासा, भक्ता प्रहलाद एंड बब्रू वाहना, वी बिलीव ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर एक्टिंग प्रोफेशनल्स। सो ये अच्छा हुआ कि ये रिकमेंडेशन सचिन ने दे दिया। सो आई हैव कवर्ड माई बेस क्योंकि मेरे को पता नहीं था ऑनेस्टली। तो थैंक यू सचिन, मैं भी देख लूँगी। प्रदीप बोलते हैं डियर ललन टॉक टीम, इन द नेक्स्ट एपिसोड काइंडली डिस्कस अबाउट सूर्या। हमने किया आज, ही गॉट नेशनल अवार्ड दिस वीक एंड माय कजन सिस्टर शिफ्टेड इन मदुरई फ्रॉम पंजाब, बिल्कुल देसी पंजाबी है। आई सजेस्टेड दिस शो टू हर एंड इट वाज रियली हेल्पफुल टू हर। सो थैंक यू सो मच प्रदीप। और हमने सूर्या के बारे में बात अरे करी, जैसा आपने अगर कहा था। आपकी सिस्टर मदुरई में है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा कॉइन परोठा खा लो, बहुत अच्छा है। मटन करी ले लो, बहुत अच्छा है। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल जाओ, वो तो मतलब आपको पता ही होगा। मदुरई बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह, लोग बहुत अच्छे हैं, तो यूर इन गुड हैंड्स। कौन सी डिश का नाम बताया आपने? कॉइन परोठा। कॉइन परोठा, व्हाट इज दैट? कॉइन जैसा हो, इतना है। देखिए मैं चेन्नई से अभी आई हूँ, मतलब क्या 4 घंटे पहले लैंड हुआ दिल्ली में। एक दिन के लिए चेन्नई गई थी काम के लिए, जो चेस ओलंपियाड के लिए गई थी, और मैंने बस एक ही काम किया, उतना ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि लाइव इवेंट था इंडिया टुडे पे, हमने कट किया पूरा, तो मैं पूरा चिल कर रही थी। पहले तो मैं बहुत टैन हो गई, दूसरी क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी था वहाँ पे, दूसरी मैंने बस लंच डिनर सब कुछ इतना ज़्यादा खा लिया सी फूड कि प्रॉन्स वहाँ पे, अगर आप चेन्नई कहीं मदुरई में भी सी फूड इतना अच्छा है। फ़िश फ्राई, वांजीरम फ़िश फ्राई बोलते हैं, तो अगर आप कभी भी जाते हो वांजीरम फ़िश फ्राई ले लो, प्रॉन फ्राई ले लो,
नेतिल बोलते हैं, नेतिल फिश Nettil करी। is what? अच्छा, it's a नेतिल fish वो curry. छोटा छोटा इतना सादा। अच्छा नेतिल, अच्छा फिश, हाँ छोटू फिश, हाँ, हाँ। अच्छा ओके। वो है, वो ऐसे ही करी में बनाते हैं और इतना अच्छा है। तो मदुरई का खाना जैसे चेन्नई के खाने अच्छा है, मदुरई से और कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब मेरे बारे में हिसाब से बताइए। तमिलनाडु में मदुरई ही सबसे अच्छा खाना मिलता है। द वन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, कॉइन परोटा। कॉइन परोटा ऐसे, मतलब आपको पता है कि छोटा सा- साउथ के परोटा कैसे है, मतलब फ्लेकी है ना, फ्लेकी है, layers मलाबार होती है ना? परोटा बोलते हैं। मलाबार परोटा वैसा ही है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे पराठा बोलते हैं ना, वहाँ पे परोटा बोलते परोटा। हैं। और कुछ लोग तो तमिलनाडु में बरोटा बोलेंगे। अच्छा, आपने शायद शुरुआत में कॉइन बरोटा ही बोला है। परोटा 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 बोला, लेकिन okay. ओ है, हाँ पराठा नहीं है। वहाँ पे परोटा बोलते हैं। ट है, ठ भी नहीं है, पराठा परोटा बोलते हैं, टा। परोटा। तो कॉइन परोटा ऐसे है कि इतना सा, मतलब हाँ एग्जैक्टली इतना होगा और फ्लेकी है और उसके साथ मटन करी देते हैं और इतना अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कॉइन परोटा। तो अगर आप मदुरई जाते हो, और जो भी मतलब जिसके कमेंट अब बात कर रहे थे उनको भी प्लीज़, अगर आप जाते हो आपके बहन को विजिट करने के लिए कॉइन परोटा ज़रूर ट्राई कर लो। निरपेंद्र एक्चुअली वेंट टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो वो रेकमेंड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आई हैव बीन इन सम प्लेसेस ड्यूरिंग 15 डेज कॉलेज टूर इन जनवरी 2020. सो ही वेंट टू एर्नाकुलम, चिराई बीच, माधुबत्ती डैम, चिली थोडू। प्लीज पार्डन मी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे क्लियरली है, बिकॉज़ यू आई थिंक लाफिंग। आस्था सब साउथ इंडियन प्लेसेस उनको देते हैं कमेंट्स में। ये ज्यादातर एंटरटेनिंग है कि आप लोग सब कमेंट करते हैं ना मेरा हिंदी एक्सेंट के बारे में। ना आप मेरे पूरा साउथ इंडियन नेम्स सबके उनको बारे दे में। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एर्नाकुलम मैंने सही बोला ना? एंड व्हाट अबाउट चिराई भी सही बोला मैंने? हाँ, दिखाओ मेरे को। हाँ देखो प्लीज। अच्छा, इसको आप पढ़ दो प्लीज। चिराई बीच, करुमलोर, नॉर्थ परवूर, परवूर है, परवूर नहीं है, परवूर है। मधुपेटी डैम, चिलितोडू, दोडबेटा पार्क अच्छा है। इट्स नॉट डोडा ऊटी, बेटा, इट्स दोडबेटा। दोडबेटा, हाँ। ऑलरेडी ऊटी, कोच्चि, हाँ, कन्याकुमारी, वर्कला बीच। आपने तो पूरा मिक्स किया। ये कौन सा कॉलेज टूर है? आई ऑल्सो वांट टू नो। वाह, एंड द इजियर नेम्स केम लेटर। मेरा तो कॉलेज टूर ये मैं बहुत बहुत गंदा अच्छे से है pronounce इसके कर लेती। हिसाब से। अच्छा, मेरा एक कमेंट है, एज यू सेड दोस हु आर हैप्पी विद फर्स्ट शो बी वाचिंग दिस शो, थैंक यू। आई एम वन ऑफ देम, बीइंग फ्रॉम राजस्थान। आई स्पेंट अराउंड 10 years इन चेन्नई एंड बैंगलोर। ओके, ठीक है, हाँ, लाइक एक्सेंट एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कमेंट फ्रॉम नीरव जी 1973। हेलो ललन टॉप टीम, थैंक्स सो मच फॉर रीडिंग माय कमेंट्स ड्यूरिंग दिस वीक्स एपिसोड। अभी वापस आपके कमेंट्स रीड कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ, एनआरए व्यू के बारे में कमेंट किया है। क्योंकि ना सौरभ बोल रहा था कि ये जो एनआरए शो है, जो नीरव ने बोल दिया कि रेकमेंड किया कि ललन टॉप करना चाहिए, सौरभ बोल रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंटली कर लेते हैं, तो उसके ऊपर नीरव जी ने बात किया है। अरे वाह शिवेंद्र, ये क्या है? एक पूरा कमेंट हिंदी में है। इन्होंने जान के दिया है, मैं बता रही हूँ। बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा, सौरभ बोल रहे थे। नॉट दैट वो इंटेंशनली नहीं, ये तो लास्ट एपिसोड में भी सौरभ ने करेक्ट किया था मेरे को कि सदगुरु से बोल रहा था, नहीं बोल रहे थे। सौरभ जी सॉरी। विक्रांत के मैसेज है, ये पूरा हिंदी में है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। Being Maharashtrian, Vikrant Dhanawade ने बोल दिया, being Maharashtrian, I can say that our culture is so much similar to South than North. Our body language, traditional songs, rituals are much similar. ठीक है, जो हिंदी कमेंट है मैं स्टार्ट कर लूँगी। जैसे अगर किसी को हाँ बोलना है तो हम सिर को दोनों क्या है, कंधों की पंजाबी कंधों की तरफ टिल्ट करते घुमाते हैं। विक्रांत क्यों कर रहे हो ऐसे? वही नॉर्थ वाले ऊपर नीचे घुमाते हैं। साउथ की तरह हम भी शादी में चावल की अक्षता ब्लेसिंग के लिए फेंकते हैं। मराठी की कई शब्द और ग्रामर साउथ से सिमिलर है। बस मैं स्टॉप कर रही हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा है विक्रम, थैंक यू। और एक बहुत ही स्वीट सा कमेंट है, ये आखिरी कमेंट पढ़ेंगे हम। रामाकांत बेसारा लिखते हैं, सबसे पहले तो दोनों को मेरा
जुहार, नमस्कार। ऐसे ही एक शो के इंतज़ार में था सर। मैं उड़ीसा से हूँ लेकिन साउथ कल्चर से बहुत एडमायर्ड हूँ। आई थिंक ही मीन्स इंस्पायर्ड हूँ। सर प्लीज़ उड़ीसा ईस्टर्न इंडिया के लिए भी ऐसा एक शो लाइए, बस इतना ही कहना था। लव यू बोथ, फॉर यू एंड फॉर सौरभ। थैंक यू सो मच। सौरभ ने बात किया था नॉर्थ ईस्ट शो के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स अभी भी जो मेरे पास है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट शो शुरू कर लो। आई थिंक एक कमेंट था ना जो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये द पर्सन हियर इज टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न इंडिया। अच्छा, ईस्टर्न इंडिया के बारे में। हाँ, तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स लाइक दिस। एक कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा जो बोल रहे थे कि अगर आप ऐसे शो करते हैं तो साउथ, मतलब मैं, सौरभ और कई वहाँ से भी, मतलब पूरा मिक्स करके एक ब्लेंड करके एक शो करेंगे कि वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एवरीबडी, हाँ, सब मतलब लाइक अ पैन इंडिया शो। पैन इंडिया शो बहुत अच्छा होगा। आई रियली लाइक दैट कमेंट। होगा कि नहीं पता नहीं है। आई जस्ट वांट टू रीड अ फ्यू मोर। सौरभ जैन ने बोल रहा था, बीइंग फ्रॉम बुंदेलखंड, स्टडीड इन वेलोर and working in Bangalore. The discussion sounds so realistic, like we're discussing all this with office colleagues. You can include the Vellore revolt of 1806 in your freedom movement. ज़रूर, वो next time हम शायद बात कर लेंगे। वैसे तो ललन टॉप एक एपिसोड भी किया है उसके ऊपर, आरवम में नहीं लेकिन कुछ और में। अच्छा, एक अच्छा कमेंट है हितेंद्र बलियान से। सौरभ जी, आरवम इज़ 1 hour 32 hours long, but it's very short this week. नेता नगरी 3 hours 30 hours long. बहुत है वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव। हाँ हाँ, मैं सौरभ से बोल रही थी कि जितने, मतलब पहले जब सौरभ मेरे को बोल रहा था कि नेता नगरी 3 hours 4 घंटे के लिए रिकॉर्ड करते हैं, कितना बात करता है सौरभ, इतना बात करता है। हाँ। अच्छा नहीं, लेकिन ये है कि नेता नगरी में बहुत गेस्ट्स भी होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं और देखते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होगा, 3.5 hours नहीं होगा। एक कॉमेंट है कि अक्षता मीनिंग इज़ डिफरेंट। चिरंत, मेरी माँ, शी एग्रीज विथ यू कि मेरी नाम एक्चुअली, बट यूर सेइंग अक्षी मीन्स आइस, मीनाक्षी, विश्वलक्ष्मी, कामाक्षी एक्सेट्रा। मेरी माँ बोल रही है कि नहीं, अक्षिता ये है कि अनडिफीटेड, पावरफुल, वैसे इनविंसिबल बोल सकते हो। हाँ, जो भी जितने भी अच्छे वर्ड्स यूज़ करना है यूज़ कर कॉन्टेक्स्ट। तो हाँ, वो थोड़ा सा कॉमेंट्स मेरे को बोलना था। मेरे वाले कमेंट्स वर स्वीट इनफ। और शिवेंद्र ने जानबूझ के he was being notorious। उन्होंने जान के भेजा। पूरा साउथ इंडियन वर्ड्स कदों में मैं तो पंजाबी हिंदी से मिक्स हो गया और हिंदी पूरा मेरे को डाल दिया। एक पूरा कमेंट, विक्रांत आप मैं कभी नहीं भूलूंगी, पूरा नाम तो बाय हार्ट कर लिया, टेक्स्ट तो बाय हार्ट कर लिया मैंने। मैं भी नहीं भूलूंगी कि बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली मैं वो नाम ले रही थी, बट मुझे नहीं पता था। डीप डाउन इनसाइड आई न्यू कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऐसा goof up हो सकता है। ऑनेस्ट मिस्टेक। हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो अलाउड है ना, इसी के लिए ये शो है। करेक्ट कि मैं भी सीख रही हूँ, सब सीख रहे हैं, मैं तो सीख रही हूँ। मैं वही बोल रही थी कि मेरे हिंदी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, बस मेरा फ्लुएंट हो जाए। मेरे को बहुत अच्छे लगे। देखो हाँ, दोनों हम लोग। ऑन दैट नोट, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अक्षिता वाज वेरी काइंड। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत डरी हुई थी शुरुआत में, बिकॉज मुझे टाइम कम मिला और बात करनी थी और मैं इंटरेस्टेड भी बहुत थी। जब सौरभ से एंकर करती हूँ मैं नर्वस हूँ यूजुअली, तो इस बार थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को कि कोई और बोल रहे हैं मेरे को कि हाँ मैं नर्वस हूँ। तो थोड़ा सा टेबल टर्न हो गया। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम तो सौरभ एस्केप नहीं हो सकता है। पूरा वेष्टी सट्टे, मुझे समझ नहीं आया। लुंगी। अच्छा, ऑलराइट। लुंगी पहन के मेरा तमिल बुक लेकर बैठेगा, होपफुली नेक्स्ट टाइम। और एक सेंटेंस तमिल में बोलेगा। आस्था आपके साथ। हाँ प्लीज बोलिए ना। मैं नेक्स्ट टाइम। हेलो एंड वेलकम आस्था से होगा तमिल में। वनक्कम। दोनों चाहती हैं ये शो में, सौरभ भी हूँ, मैं भी हूँ, ठीक है, ओके। ऑन दैट नोट वील टेक योर लीव। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे अक्षता आपसे बात करके। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरी कन्फ्यूजन्स दूर हुई, उसके बारे में और अच्छे से पढ़ पाऊंगी और अच्छे से समझ पाऊंगी। तो अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।